Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine. Let's talk about our today's topic, that is chapter number 2, kinematics. So what is kinematics? Kinematics किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी पॉइंट की मोशन के बारे में बात करना है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डील करेंगे और वो आपस में उनकी मोशन के बारे में बात करेंगे तो वो होगी काइनेमैटिक्स। टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे वो हैं रेस्ट एंड मोशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन के हैं पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड, velocity and uniform velocity, acceleration and uniform acceleration, and deceleration. Graphical analysis of motion, distance time graph, speed time graph, equation of motion or motion of freely falling bodies. So first topic is rest. Define rest. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings. कोई भी बॉडी रेस्ट की हालत में होगी अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से या किसी सराउंडिंग की वजह से अपनी पोजीशन को चेंज ना करें। अब एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट, द एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट इंक्लूड स्लीपिंग सोना, सिटिंग बैठना, स्टैंडिंग खड़ा होना, स्टेयरिंग घूरना, लाइंग लेटना, अ फिक्स्ड क्लॉक कोई भी दीवार पे अगर एक क्लॉक फिक्स हुई हुई है वो, बॉटल कैप्ट ऑन अ टेबल किसी टॉप टेबल के ऊपर एक बॉटल पड़ी हुई हो, अ स्टॉप कार एक गाड़ी जो कि रुकी हुई हो। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये हैं रेस्ट की कि ये सारी बॉडीज रेस्ट की हालत में हैं, ये मूव नहीं कर रही। टॉपिक नंबर 2 मोशन। डिफाइन मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। कोई भी बॉडी मोशन में होगी, कोई भी बॉडी जो है वो हरकत में होगी अगर उसकी जो पोजीशन है वो सराउंडिंग के लिहाज से चेंज होती हो, एक जगह पे स्टिल खड़ी हुई ना हो बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही हो। एग्जांपल्स ऑफ मोशन। द एग्जांपल्स ऑफ मोशन इंक्लूड रनिंग भागना, साइकिलिंग साइकिल चलाना, जंपिंग स्विमिंग, ईटिंग ड्रिंकिंग, प्लेइंग राइटिंग, टाइपिंग, मूविंग कार्स, थ्रोइंग बॉल। जब भी हम चल रहे होंगे या कोई चीज़ खा रहे होंगे या टाइप कर रहे होंगे या राइट कर रहे होंगे या किसी भी गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाएंगे या किसी बॉल को फेंकेंगे तो हम बेसिकली वो मोशन की हालत में है कि हमने उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाया, तो ये होगी मोशन। थर्ड टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। डिफाइन स्केलर क्वांटिटीज। A scalar quantity is described completely by its magnitude only. कोई भी स्केलर क्वांटिटी उसको हम completely डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी मैग्नीट्यूड की बेस के ऊपर। कोई भी क्वांटिटी जो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड रखती हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी का नाम देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर्स आर मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। स्केलर की जो एग्जाम्पल हैं उनमें है मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। ये सारी क्वांटिटीज़ ये एज अ सिंगल मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। नेक्स्ट डिफाइन वेक्टर क्वांटिटीज़। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, लेकिन एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क etc। वेक्टर्स की जो एग्जांपल्स हैं उनमें हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, फोर्स आ जाती है, मोमेंटम आ जाता है और टॉर्क आ जाता है। स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैथ की एग्जांपल लें तो किसी भी बॉडी का जो मैस है उसके लिए हमें डायरेक्शन की बताने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें हम अगर सिंपली ये बता दें कि उसका मैस 20 kg है तो ये उसकी स्केलर क्वांटिटी के तौर पर उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर क्वांटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके लिए हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि है फोर्स,
फोर्स के लिए हमें किसी ना किसी पॉइंट की ज़रूरत होती है कि हम किस साइड पे फोर्स लगा रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और साथ में उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है कि हम किसी भी चीज़ को जब फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन के साथ जो भी टर्म्स एसोसिएट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। व्हेन डीलिंग विद मोशन, जब हम मोशन की बात कर रहे हों, वी कम अक्रॉस वेरियस टर्म्स सच एज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, इट्स स्पीड एंड सो ऑन। कि जब भी हम मोशन के बारे में बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमें उसके लिए डिफरेंट टर्म्स को यूज़ करना पड़ता है। अब उन टर्म्स में कौन कौन सी हैं कि उस बॉडी की या उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, अगर वो मूव कर रही है तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करती है, और उसकी स्पीड क्या है कि वो एक जगह से जब दूसरी जगह पे जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, वो किस स्पीड पे मूव कर रही है। लेट अस एक्सप्लेन सम ऑफ दी टर्म्स यूज्ड। कुछ टर्म्स जो है जिन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे वो हैं पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड, velocity and uniform velocity, acceleration and uniform acceleration। टर्म जो कि मोशन के साथ रिलेट करती हैं उनमें जो फर्स्ट है वो है पोजीशन। डिफाइन पोजीशन, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और एस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। पोजीशन किसी भी लोकेशन को या किसी प्लेस को डिस्क्राइब करती है और ये डिस्क्राइब करती है या फिर ये डिस्क्राइब करती है कि एक एस पॉइंट हो तो उसको एक रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से जो कि हमारा ओरिजिन होता है, उस ओरिजिन के लिहाज से उसके आपस में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। फॉर एग्जांपल लेट करते हैं कि आपने अपने स्कूल की पोजीशन बतानी है अपने घर से। लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड एच एंड होम बाय एच। डायग्राम में जो उन्होंने बोला है वो है कि एच जो है वो हमारे होम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एस जो है वो हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड एच बाय अ स्ट्रेट लाइन एच एस इन द डायरेक्शन फ्रॉम एच टू एस। पोजीशन जो कि हमारे घर से हमारे स्कूल तक को रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या है, एच से एस तक मीन एच टू एस। और उसको हम अगर लाइन को ड्रा करें तो डायग्राम में जैसे दिखाया है, एच से एस तक जाने के लिए जो पोजीशन है वो है ये रेड लाइन से जो उन्होंने रिप्रेजेंट की है। पोजीशन का मतलब बेसिकली यही है कि हमने किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से मेजर करना है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर उसकी पोजीशन क्या है, वो किस डायरेक्शन में है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मोशन से रिलेटेड सेकेंड टर्म, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफाइन डिस्टेंस, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। S is the distance between points A and B as shown in figure by dotted lines। किसी एक पॉइंट A से एक पॉइंट B तक जाने में जो हमारा डिस्टेंस, जो हमारी लेंथ कवर होती है उसको हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। जैसे आप डायग्राम में जो उन्होंने बताया है वो ये है कि जो हम A पॉइंट से जब हमने B तक जाना है तो हम हमारे रास्ते में कर्व्स भी आएंगी, हमने उन कर्व्स को भी डील करना है, उनसे होते हुए हमने पॉइंट B तक जाना है। तो वो कर्व्स B डिस्टेंस में मीन S में इंक्लूड होंगे। डॉटेड लाइंस में A से B तक जाने में जो रास्ता बना हुआ है वो है डिस्टेंस। सेकंड, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स which has magnitude and direction. D is the displacement between points A and B as shown in figure by straight line। डिस्प्लेसमेंट जो है वो है किसी भी दो पॉइंट्स के जो दरमियान में डिस्टेंस है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमने एक पॉइंट ए से बी तक जाने में जो कर्व्स इंक्लूड किए हैं, अगर उनको इंक्लूड किए बगैर हम डिस्टेंस के बारे में बताएं कि इतना डिस्टेंस हमने कवर किया है, हम उन कर्व्स को ना डील करें, हम बताएं बस इस पोजीशन से उस पोजीशन तक जाने में हमारा इतना टाइम लगा है, तो वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। रेड लाइन से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो हमारा डिस्टेंस हमने कवर किया है वो शॉर्ट डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट है।
नेक्स्ट थर्ड टर्म जो कि मोशन से रिलेटेड है वो है स्पीड। डिफाइन स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में, कोई फिक्स टाइम हो यूनिट टाइम, उस यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस को हम स्पीड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते हुए हमारी स्पीड अप्स एंड डाउन्स में आती है। हम उसकी स्पीड कभी ज़्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं, लेकिन हमने कोई एक फ़िक्स टाइम रखा हुआ कि मैंने 1 मिनट के अंदर यहाँ से वहाँ तक मेरी कितनी स्पीड हुई है और मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। वो जो डिस्टेंस और उसको डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ तो हमारी स्पीड जो है वो निकल आएगी। अब वो जो मैथमेटिकली हम उसको कह सकते हैं स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कि हमने जो डिस्टेंस कवर किया है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए से बी तक जाने में हमने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है और उसमें जो हमारा टाइम लगा है वो 5 मिनट्स लगे हैं। और अगर हमने स्पीड अब निकालनी हो तो हम स्पीड की जगह क्या, डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, 10 या 20, और टाइम जो भी हमने उस टाइम में हमने जो कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, वो टाइम हम वहाँ पे लिख देंगे। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हमने इसमें से डिस्टेंस निकालना हो तो हम स्पीड को, यहाँ पे टाइम डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके इक्वल के दूसरी साइड पे जाके स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्टेंस को अगर हम एस से डिनोट करें, स्पीड को वी के साथ और टाइम को टी के साथ, तो हमारा जो एक मैथमेटिकल फार्मूला निकलेगा वो होगा एस इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। कि अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो तो वी क्या होगी, स्पीड, और टी क्या होगा, टाइम। अगर हम दोनों का प्रोडक्ट ले लें, उनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। हेयर एस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो एस है। वी इज़ इट्स स्पीड, वी उसकी स्पीड है, एंड टी इज़ इट्स द टाइम टेकन बाय इट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने जितना टाइम लिया है वो उसका टी होगा और स्पीड उसकी वी और उसका डिस्टेंस एस होगा। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर, देयरफॉर स्पीड इज़ आल्सो अ स्केलर। डिस्टेंस के लिए हमें कभी भी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हमने इसका फार्मूला देखा तो फार्मूले में भी हमने ये बात देखी है कि वेलोसिटी या टाइम के लिए हमने ये बताया नहीं है कि हमने इस साइड से उस साइड तक मूव किया है, या लेफ़्ट से राइट तक गए, या राइट से लेफ़्ट तक गए हैं, या नॉर्थ से साउथ तक गए हैं। हमें कोई भी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं आई। इस वजह से डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एस द यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, एम एस माइनस पावर-1। डिस्टेंस का जो एस आई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड तो हमने देख लिया कि स्पीड किसे कहते हैं, कि हमने कोई डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, तो जितना मतलब वो हमारा निकला डिस्टेंस निकला वो उसको हम डिवाइड कर दें टाइम के साथ तो हमारी स्पीड आ जाती है। अब यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सप्लेन यूनिफॉर्म स्पीड। इन अबव इक्वेशन v इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम t। इससे पीछे जो हमने मैथमेटिकल फार्मूला लिखा है उस फार्मूले में कह रहे हैं कि उसमें जो v है वो है एवरेज स्पीड किसी भी बॉडी की, और जो टाइम है वो है t। इट इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ अ बॉडी मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t। कि जो बॉडी की स्पीड है वो टी के लिहाज से चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है और कभी कम हो रही है, जो उसके अंदर जो है चेंज आ रहे हैं। हाउएवर इफ़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी एंड हैज़ द सेम वैल्यू देन द बॉडी इज सेड टू पोजेस यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक जो बॉडी है वो कॉन्टीन्यूसली उतनी ही मीन उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वो वेरी नहीं कर रही, वेरी मतलब वो वेरिएबल नहीं है, वो चेंज नहीं कर रही अपनी स्पीड को, वो एक ही फिक्स वैल्यू उसने ली हुई है और उसी वैल्यू के ऊपर वो अपने डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो इस लिहाज से जो स्पीड होगी वो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यूनिफॉर्म सिंपली इसका ये मतलब है कि कोई चीज़ जो है वो यूनिफॉर्म में है, वो
कभी भी चेंज नहीं हो रही, उसको हमने एक फिक्स वैल्यू दे दी है तो वो यूनिफॉर्म में हो गई है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मीन यही होगा कि एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो वो हमारी एक यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब इसकी डेफिनेशन, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल इन डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड उसकी होगी अगर एक हमने इक्वल डिस्टेंस हमने कवर कर लिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कि लेट 5 मिनट्स के अंदर हमने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो ये हमारी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी कि हमने एक इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। रेट मीन किसी भी चीज़ को टाइम के लिहाज से मेजर करना। हमने किसी जब बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को उसके टाइम के लिहाज से मेजर किया तो वो उसकी होगी वेलोसिटी। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। स्पीड के केस में हमारे पास डिस्टेंस था और वेलोसिटी के केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड में हमने डिस्टेंस को डिनोट किया था एस के साथ और यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं डी के साथ। वेलोसिटी वी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डी डिवाइडेड बाय टाइम टी। और अगर हमने डी को सेपरेट करना हो, टी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड इक्वल के साइड पे डिवाइड हो रहा है, अगर इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो वो वी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, डी इक्वल्स टू वी टी। Here d is the displacement of a body moving with velocity v in time t. d डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का जो कि वो वेलोसिटी v के साथ मूव करते हुए और टाइम t के साथ अपनी डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज अ सेम एज स्पीड। स्पीड के जैसे ही इसका यूनिट ऐसा यूनिट सेम है मीटर पर सेकेंड, ms/-1। Next term, uniform velocity. Explain uniform velocity. In many cases, the speed and direction of a body does not change. In such a case, the body possesses uniform velocity. कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें जो हमारी स्पीड है और डायरेक्शन है किसी बॉडी की वो कभी चेंज नहीं होती। वो एक जो है हमने उसको फिक्स कर दिया है कि वो लेफ़्ट साइड पे जा रही है और इतने स्पीड है उसकी, वो जा रही है उस स्पीड के साथ, तो वो एक फ़िक्स वैल्यू कर दी है हमने। इन सच अ केस द बॉडी पोजेसेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस केस में जो बॉडी वेलोसिटी पोजेस कर रही होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी क्योंकि हमने उसमें चेंज नहीं किया, वो एक फ़िक्स वैल्यू के साथ मूव कर रही है। That is, the velocity of a body during any interval of time has the same magnitude and direction. इसीलिए उस बॉडी की जो डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। डेफिनेशन, a body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time, however short the interval may be. एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पोजेस कर रही होगी अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे और उसका जो टाइम इंटरवल है वो बेशक हमारा जो है ना वो शॉर्ट होना चाहिए। वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, जितना मर्जी वो टाइम हो, उस टाइम के लिहाज से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ उसके डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कि हमने जो उसको डिस्प्लेसमेंट फ़िक्स करके दिया है क्या उसने उतने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसको कवर किया है या नहीं। अगर उसने कवर किया है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन। डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी अपनी वेलोसिटी को कैसे चेंज कर रही है और उसका रेट क्या है, उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मूविंग कार हो और हम बात करें उसके एक्सेलरेशन की, तो उसके एक्सेलरेशन की एग्जांपल क्या होगी कि वो जो गाड़ी है या कार है वो मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वो कभी अप जा रही है कभी डाउन हो रही है। और उसको हम टाइम के लिहाज से अगर मेजर करें कि टाइम के लिहाज से वो कब जो है उसकी जो डायरेक्शन कब उसकी जो रेट है वो अप जाता है, कब उसका डाउन होता है,
उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कि हमारी वेलोसिटी जो भी उस कार की थी या उस किसी भी चीज़ की जो भी वेलोसिटी हो उसके अंदर जो भी चेंज आ रहा है और उसको हम डिवाइड कर दें टाइम के साथ, मतलब रेट उसका निकाल लें, तो वो होगा एक्सेलरेशन के इक्वल। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, अब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मीन कि जो उस बॉडी ने वेलोसिटी कवर की है वो सबसे एंड पे क्या थी और उस टाइम इंटरवल में वो स्टार्ट में क्या थी। जब उसका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी निकल आएगा डिवाइड बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से डिनोट किया है, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से और टाइम को टी से। ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम टी। Taking acceleration as a, initial velocity as vi, final velocity as vf and t is the time interval। अगर हम acceleration को a velocity final velocity को vf और initial velocity को vi और time को t लें तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन बनेगी वो होगी a equals to vf minus vi divided by time t। SI unit of acceleration is meter per second और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम एस पर -2। ऐसा यूनिट इसका क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम एस पर -2। नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A body has uniform acceleration if it has equal change in velocity in equal interval of time, however short the interval may be। एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोसेस कर रही होगी अगर उसके अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो टाइम के इक्वल इंटरवल के लिहाज से इक्वल हो, एक फ़िक्स वैल्यू हो, और इंटरवल जो टाइम का है वो बेशक छोटा हो या बड़ा वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। डिवाइन डिक्लेरेशन। द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग। अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो किसी डायरेक्शन में, अगर हम उस डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, उल्टा दें, उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, डायरेक्शन जो है वो उल्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन। किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है अगर हम उसकी रिवर्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, डिक्लेरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मोशन के लिहाज से जब भी हम बात करेंगे तो उसमें ग्राफ जो है वो हमें काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। एक लिहाज से अगर हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो वेक्टर में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और ग्राफ इसी तरीके से हमें जो वैल्यूज़ हैं उनको एक ऐसे तरीके में बता देते हैं एक ग्राफ के लिहाज से जो कि हमें हेल्प आउट करता है कि हम उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर लें। Explain graphical analysis of motion. Graph is a pictorial way of representing information about the relation between various quantities। हमारे पास अगर डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो, 2 हो या 2 से अबव हो, अगर उन क्वांटिटीज़ को हमें उनका रिलेशन बताना हो तो हम उसके लिए हमारे पास जो सिंपल वे है वो है ग्राफ प्लॉटिंग, कि हम उनके दरमियान में एक ग्राफ प्लॉट कर लें जिससे हमें उनका आपस में रिलेशन पता चल जाए कि एक वैल्यू के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से दूसरी वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट होता है। ग्राफ बेसिकली एक पिक्चर की फॉर्म में जो है वो आउटपुट देता है। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच आर ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। वो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं हम उनको वेरिएबल का नाम देते हैं। वन ऑफ द क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द अदर क्वांटिटी द value of which varies runs scored with the independent quantity is called a dependent quantity। हमारे पास दो क्वांटिटीज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में शो करते हैं, उसको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लेते हैं, और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लेते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंड करते हुए वाई एक्सिस में क्या चेंज आता है वो वैल्यू जो कि एज अ सिंगल होगी हम उसको
इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेंगे, और वो क्वांटिटी जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करके अपने आंसर को शो करवा रही है, हम उसको वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, explain distance time graph. In a distance time graph, time is taken along horizontal axis while vertical axis shows the distance covered by the object. एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के डायरेक्शन में लेंगे और वर्टिकल एक्सिस डिस्टेंस को शो करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, उसको हम वर्टिकल एक्सिस के डायरेक्शन में शो करेंगे। हॉरिजॉन्टल मीन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वर्टिकल मीन वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। टाइम चूँकि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, दैट्स वाई हम उसको एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और डिस्टेंस जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हमने उसको वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लिया है। द कंडीशंस आर एज फॉलोस, इसके जो कंडीशंस हैं वो हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, लेट्स एज्यूम दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन एनी टाइम इज़ ज़ीरो, कि हम एज्यूम करते हैं कि कोई भी अगर डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है और टाइम टी पे ज़ीरो है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। दस अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम शोज दैट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हमें शो करेगी उस टाइम एक्सिस के लिहाज से कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो ज़ीरो पे है, दैट्स वाई उसका जो आउटपुट मिलेगा वो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन की सूरत में मिलेगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। When object is moving with uniform speed, the speed of an object is said to be constant if it covers equal distances in equal intervals of time. कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हालत में होगा, कांस्टेंट स्पीड में होगा, अगर जो टाइम है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ में जो उन्होंने दिखाया है वो यही है कि वो एक स्ट्रेट लाइन हमें डिनोट करते हैं। इट स्लोप्स गिव द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हमें इसकी स्लोप देती है। कंसिडर टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ, कि हम अगर दो पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लें, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। लाइन ए से लाइन बी तक जो भी स्लोप है वो हमारी स्पीड है, वो हमारी स्पीड को डिनोट करती है। डिस्टेंस, अब स्लोप जो है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर, ई से एफ तक जो डिस्टेंस है वो, और टाइम जो है वो सी से डी तक। अगर हम बी को और ए पॉइंट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ अटैच करें, उनको डॉट्स के साथ मिलाएं, तो उनके डिस्टेंस हमें पता चलेगा कि एक ए पॉइंट है उस पॉइंट से सी तक, और एक बी पॉइंट है बी पॉइंट से डी तक, बी से एफ तक और ए से ई तक। हमने 4 पॉइंट्स न्यू लिए हैं ए बी के बाद, सी डी ई और एफ। ई एफ जो कि हमारे पास वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, और सी जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है वो टाइम शो कर रहा है। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम लेना पड़ेगा। जब डिस्टेंस सी है डिवाइडेड बाय टाइम सी डी करेंगे तो हमारे पास जो स्लोप निकलेगी, और उस स्लोप को हम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, कि उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो, वो एक फिक्स वैल्यू ना हो, वो वेरिएबल हो मतलब वो चेंज हो रही हो विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। When an object does not cover equal distances in equal interval of time, then its speed is not constant. When जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक इक्वल डिस्टेंस कवर करे लेकिन उसका जो इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो उस डिस्टेंस को इक्वली कवर ना कर सके, उसमें कहीं ना कहीं अप्स आ जाएं या कहीं ना कहीं डाउन्स आ जाएं टाइम के लिहाज से, तो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होगी। इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर।
फिगर में जैसे उन्होंने दिखाया, इस फिगर के लिहाज से जो पिछली फिगर थी वो डिफरेंट थी। उसमें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई थी क्योंकि उसमें स्पीड, उसमें जो वेलोसिटी थी वो वेरिएबल नहीं थी, वो कांस्टेंट थी। अब की बार जो हमारे पास वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। सो वेरिएबल वेलोसिटी में जो टाइम के लिहाज से जब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक कर्व की फॉर्म में हमें आउटपुट मिलेगा। अब इसकी स्लोप हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट। अगर हम उस पॉइंट के ऊपर उसका टेंजेंट ड्रा करें तो उस टेंजेंट के लिहाज से हम उसकी स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी, यहाँ पे डायग्राम में उन्होंने बताया है कि डायग्राम में जब हम उस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करें, उससे 90 का एंगल ड्रा करने की कोशिश करें, उसका टेंजेंट बनाएं, उस टेंजेंट पे हम एक पॉइंट पी लेंगे, उस पी के ऊपर हमने उसका टेंजेंट ड्रा किया। टेंजेंट ड्रा करने के बाद हम उस पॉइंट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ मिला के हम उसकी स्लोप निकालेंगे, वो जो कि इक्वल आएगी P इक्वल्स टू आर एस डिवाइडेड बाई क्यू एस। आर एस जो एक्स एक्सिस के साथ उसकी पॉइंट की टेंजेंट की जो है लाइन अटैच कर होती है, और क्यू एस मतलब क्यू से एस तक का जो डिस्टेंस है वो आर एस मीन वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और क्यू एस जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये उसकी स्लोप हमारे पास जो है वो आउटपुट में आती है। अब नेक्स्ट स्पीड टाइम ग्राफ, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमारा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और उसके लिहाज से हमारे पास तीन उसकी सब कंडीशंस बनी थी। फर्स्ट थी जब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में हो, सेकंड जब जो है वो उसका जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो, और थर्ड सेकंड वेरिएबल उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, और थर्ड जब उसकी वेलोसिटी चेंजेबल मीन वेरिएबल हो। अब स्पीड टाइम ग्राफ के लिहाज से हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी कंडीशंस बनेंगी। Explain speed time graph. In a speed time graph, time is taken along x-axis and speed is taken along y-axis. एक speed time graph में भी हमारे पास जो time है वो x-axis की डायरेक्शन में होगा, और y-axis की डायरेक्शन में हमारे पास speed होगी। speed क्योंकि टोटली टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट्स वाई हमने टाइम को x-axis की डायरेक्शन में लिया है और स्पीड को y-axis की डायरेक्शन में लिया है। अब इसकी जो सब कंडीशंस है वो है ऑब्जेक्ट्स मूव विद कांस्टेंट स्पीड, कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो। द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। फिगर में अगर उन्होंने बताया है वो ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगा, और वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन अदर वर्ड्स, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जब वो अपनी स्पीड को कॉन्स्टेंटली उसके साथ मूव कर रहा होगा तो उसके लिहाज से उसके दरमियान में जब भी वो एक प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास हमेशा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास आउटपुट में आएगी, क्योंकि जो इसकी स्पीड है वो उसकी कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं हो रही। जब चेंज नहीं हो रही दैट्स मीन कि उसके अंदर कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आ रहे, तो टाइम के लिहाज से उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेगी। स्पीड टाइम ग्राफ के लिहाज से जो सेकंड वन है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि जो ऑब्जेक्ट है वो अब की बार यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है। अब उसकी स्पीड एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो रही है। इन दिस केस स्पीड इज चेंजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट, स्पीड कॉन्स्टेंट रेट के ऊपर चेंज हो रही है। दस इट स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन एज शोन फिगर। तो इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल जो है हमारे पास बता रहे हैं डायग्राम में। अ स्ट्रेट लाइन मींस दैट द सब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसका जो इसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें बेसिकली ये डिनोट कर रही है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है थ्रू आउट वो हमारे पास सेम है, वो यूनिफॉर्म मीन सेम है, वो इक्वल है, वो चेंज नहीं हो रहा। वो जब भी टाइम के लिहाज से अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, अगर वो एक एग्जैक्ट वैल्यू के साथ मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मूवमेंट सेम रहेगा, अपनी मोशन के लिहाज से वो उसको कंटिन्यूस रखेगी। नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो कैसे हमने ड्राइव की, उनके लिए हमें क्या क्या स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ा। Consider a body moving with initial velocity vi in a straight line with uniform acceleration a.
एक बॉडी जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो ए है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी, और टी टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेगी, वो वी आई से वी एफ बन जाएगी। द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। जो बॉडी की मोशन है वो एक स्पीड टाइम ग्राफ के लिहाज से हमारे पास दिखाई गई है। सामने प्लॉट किया गया जो ग्राफ है उस ग्राफ में हमारे पास बता रहे हैं कि कोई एक बॉडी है वो ए पॉइंट से बी तक जा रही है। उस ए पॉइंट से बी तक जाने में उसकी जो वेलोसिटी है उसमें क्या चेंज आया है, वी आई से वो वी एफ तक आई है, और उस वी आई से वी एफ तक जाने में उसने अपने अंदर कोई ना कोई स्पीड में चेंज लाया है। वो चेंज भी उन्होंने सामने दिखाया है। एरिया भी उसका बता दिया, एरिया जो है वो हाफ टी मल्टीप्लाई बाय ए टी है। एक्सेलरेशन ए है और उसकी स्पीड के बारे में बता रहे हैं कि हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसको टाइम लिया और वाई एक्सिस में उसकी स्पीड ली है। तो ये वी आई और वी एफ जो है इसकी स्पीड्स हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। Speed time graph for the motion of a body is shown in figure. Slope of line AB gives the acceleration A of a body. स्पीड टाइम ग्राफ जो कि हमारे पास पीछे हमने देखा है उस ग्राफ में उन्होंने बताया है कि हम जब भी ए बी पॉइंट की स्लोप लेने की कोशिश करेंगे और एक्सेलरेशन ए के लिहाज से हमें आंसर मिलेगा। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू ए, कि जब भी हम स्लोप लेंगे तो स्लोप बेसिकली ए के इक्वल आएगा, एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा, और वो एक्सेलरेशन इक्वल है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। अब अगर हम पिक्चर को देखें तो बी सी इसमें हमारे पास वाई एक्सिस में उन्होंने बताया कि ये गेन इन स्पीड है जो कि ए टी के इक्वल आया है, वो स्पीड में जो गेन हुआ है। और बी सी बेसिकली बी और डी का जो डिस्टेंस है उसके हाफ के इक्वल है। अगर हमने बी सी निकालना तो हम करेंगे बी डी माइनस सी डी, और ए सी एज इट इज़ वैसे ही है। अब जो हमारे पास बी डी है वो ग्राफ के लिहाज से बी डी हमारा वी एफ को डिनोट कर रहा है और जो सी डी है वो हमारा वी आई को डिनोट कर रहा है, एंड ओ डी जो है वो हमारे टाइम को डिनोट कर रहा है। हैंस ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम टी। अगर टी हमारे पास इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो ए के साथ, अगर इधर डिवाइड हो रहा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू ए टी, और अगर वी एफ को सेपरेट करें तो वी आई दूसरी साइड पे, अगर इस साइड पे माइनस हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके वो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकलेगा वो होगा वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते हैं। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। एक्सप्लेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। In speed time graph shown in figure, the total distance as traveled by the body is equal to the total area OABD under the graph. अगर हमने उस स्पीड टाइम ग्राफ में देखा हो तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास जो एरिया है वो ओ ए बी और डी तक के डिस्टेंस को बता रहा है, और ऐसे उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। दैट इज टोटल डिस्टेंस एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस ट्राइंगल ए बी सी। अगर हमने उस ग्राफ में देखना हो तो हमारे पास उस ग्राफ में जो टोटल एरिया है वो टू चीज़ों पे जो है ना डिपेंडेंट है। एक जो कि पूरा हमारे पास वो ट्रायंगल बता रहा है, और दूसरा वो जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी इज इक्वल्स टू ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। अगर हम ओ ए सी डी की तरफ जाएँ तो हमारे पास जो एरिया है वो ओ ए मल्टीप्लाई बाय सी डी ओ डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओ ए हमारे पास वी आई है और ओ डी हमारे पास टी है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल रेक्टेंगल के लिहाज से हमारे पास फार्मूला ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी के इक्वल आया, और ट्रायंगल के लिहाज से हमारे पास जो एरिया है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। ए सी हमारा टाइम है और बी सी हमारा ए टी। सिंस टोटल एरिया ओ ए बी डी, जो टोटल एरिया है वो इन दोनों एरियाज के सम के इक्वल है, दैट्स वाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जब हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया निकलेगा। पुटिंग वैल्यूज इन द
अबव इक्वेशन वी गेट, अगर हम इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो होगा, एरिया की जगह हम एस लिखेंगे क्योंकि वो पूरा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारा एरिया के इक्वल है, डेट्स वाई हमने यहाँ पे एस लिख दिया। और वी आई और ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी की जगह जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल था हमने उसकी जगह वी आई टी करके यहाँ पे वो पुटिंग कर दी। और ट्रायंगल के जो एरिया था वो था टी ए टी, मतलब ए टी स्क्र, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस टी मल्टीप्लाई बाय ए टी, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्र। इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन मोशन का नाम देते हैं। अब थर्ड चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। Explain third equation of motion. In speed time graph shown in figure, the total distance as traveled by the body is given by the total area OABD under the graph. Speed time graph में हमारे पास टोटल डिस्टेंस है ट्रैवल जो कर रही है बॉडी, वो टोटल एरिया OABD के इक्वल है। टोटल एरिया OABD इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू OA प्लस BD डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई OD। और 2 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के साइड पे, अगर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s इक्वल्स टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाई OD। अब अगर हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें BD बाई OD के साथ तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो होगा 2s मल्टीप्लाई बाई BD डिवाइडेड बाई OD इज इक्वल्स टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाई OD मल्टीप्लाई बाई BD डिवाइडेड बाई OD। 2s मल्टीप्लाई बाई BD डिवाइडेड बाई OD इज इक्वल्स टू OD के साथ कैंसिल, क्योंकि वहाँ पे वो डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा था ऊपर, उन दोनों को अगर कैंसिल कर दो तो हमारे पास आएगा BC, OD कैंसिल और BD अकेला रह गया। पुटिंग वैल्यूज इन अबव इक्वेशन वी गेट, अगर हम उनमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2s की जगह 2sc और BD डिवाइडेड बाई OD को एक्सेलरेशन A की फॉर्म में लिख दिया, OA की जगह VI और BD की जगह VF लिखा और BD की जगह VF माइनस VI लिखा, VI प्लस VF और VF माइनस VI। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा VI स्क्र माइनस VF स्क्र, 2AS इक्वल्स टू VI स्क्र माइनस VF स्क्र। फाइनल ये हमारा आउटपुट निकला और इसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। फ्रीली फॉल करती हुई जो बॉडीज़ की मोशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। एक्सप्लेन मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की मोशन को एक्सप्लेन करें। Galileo was the first scientist to notice that all freely falling bodies or objects have the same acceleration independent of their masses. गैलीलियो एक साइंटिस्ट था और ये पहला साइंटिस्ट जिसने इस चीज़ को नोटिस किया कि जो सारी बॉडीज़ जो कि फ्रीली फॉल कर रही हो ज़मीन की तरफ या किसी भी जगह से फॉल कर रही हो तो उनका जो एक्सेलरेशन है वो सेम होता है और वो अपने मैस के इंडिपेंडेंट होकर अपने एक्सेलरेशन का उनका सेम रहता है। He dropped various objects of different masses from the leaning tower of Pisa. उसने पीसा के लीनिंग टावर से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को नीचे की तरफ फेंका, ड्रॉप किया, मीन उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाए, ड्रॉप किया मीन उनको सिंपली हाथ से छोड़ दिया, उनको फेंक दिया। He found that all of them reached the ground at the same time. और उसने ये नोटिस किया कि जो सारी बॉडीज या सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे एक सेम टाइम के ऊपर ग्राउंड को रीच करते हैं। The acceleration of freely falling bodies is called gravitational acceleration और उस acceleration को उसने gravitation acceleration का नाम दिया। ग्रेविटेशनल मतलब नाम निकला था हमारा ग्रेविटी के लिहाज से, और ग्रेविटी इज़ द फोर्स, अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है और उस खींचने वाली फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स का नाम देते हैं। और अगर ये एक्सेलेरेशन जिसके मुताबिक फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ आती हैं उस एक्सेलेरेशन को हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का नाम दिया, क्योंकि ये ग्रेविटी के लिहाज से हमारे पास एक्सेलेरेशन एक्सर्ट हो रहा है तो दैट्स वाई इसका नाम होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। और इट इज़ डिनोटेड बाय जी और इसको हमने डिनोट किया स्मॉल जी के साथ। फॉर बॉडीज़ फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज़ पॉजिटिव एंड इज़ नेगेटिव फॉर बॉडीज़ मूविंग अप। और अगर कोई बॉडी ज़मीन की तरफ अगर फॉल कर रही होगी तो उसका जो ग्रेविटी जी होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर ज़मीन से अप की तरफ मूव कर रही होगी ऊपर की तरफ हम उसको ड्रॉप करेंगे तो वो उसकी जो
एक्सेलेरेशन, उसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। इट्स मीन जो अर्थ है, अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ नीचे की तरफ पुल करती है। अगर नीचे की तरफ कोई चीज़ जा रही होगी तो उसकी ग्रेविटी पॉजिटिव में होगी, लेकिन अगर अर्थ के ऑपोजिट साइड में मीन अप की तरफ अगर हम उस चीज़ को फेंकेंगे या फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी के ऊपर जो एक्सेलेरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे। कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलेरेशन? एक बॉडी जो कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, क्या उसका एक्सेलेरेशन होगा? अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड कैन हैव एक्सेलेरेशन इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कॉन्टिन्यूसली। एक बॉडी जो है वो अपने एक्सेलेरेशन उसके अंदर तब होगा जब उसकी जो डायरेक्शन है उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा और कॉन्टिन्यूसली आएगा। मीन ये नहीं कि उसके अंदर कोई इरेगुलरली हमारे पास होगा उसमें चेंज आ रहा हो। अगर उसमें कॉन्टिन्यूसली एक मतलब हर एक टाइम के इंटरवल के लिहाज से उसमें अगर चेंज आ रहा है तब उस बॉडी में एक्सेलेरेशन भी प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ हैज़ एक्सेलेरेशन। एक बॉडी जो कि सर्कल में मूव कर रही हो, सर्कुलर पाथ बना रही हो, तो उसके अंदर भी एक कांस्टेंट स्पीड होगी और कांस्टेंट स्पीड के लिहाज से उसके अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। विच मीन्स कि जो बॉडी है वो बॉडी अपनी कांस्टेंट स्पीड के ऊपर भी अपने एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सकती है। हाउ राइडर्स इन अ फेरिस व्हील डू पोजेस ट्रांसलेटर मोशन बट नॉट रोटेटर मोशन। राइडर्स व्हील फेरिस व्हील के अंदर ट्रांसलेटर मोशन पोजेस करते हैं लेकिन रोटेटर मोशन पोजेस क्यों नहीं करते? राइडर्स इन द फेरिस व्हील मूव इन अ सर्कल विदाउट रोटेशन हेयर फॉर मोशन ऑफ राइडर्स इन फेरिस व्हील इज ट्रांसलेटरी नॉट रोटेटरी। फेरिस व्हील के अंदर वो एक सर्कल की तरह मूव करती है और उनके अंदर कोई भी रोटेशन नहीं होती, उनकी मोशन में कोई भी रोटेशन नहीं आती, जिसकी वजह से वो ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं और रोटेटरी नहीं करते क्योंकि उनके अंदर रोटेशन आ ही नहीं रही, उनमें सिर्फ आ रहा है वो भी सर्कल मूवमेंट आ रही है। दैट्स वाई वो ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। एक स्पीड टाइम ग्राफ के लिहाज से एक बॉडी के अंदर हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। इन चारों में से हमें बताना है कि इन चारों में से हम क्या क्या चीज़ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑल ऑफ द गिवन क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन बाय स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ से हम इन चारों वैल्यूज़ को आउटपुट में ले सकते हैं। इनिशियल स्पीड वी आई को भी, वी एफ फाइनल स्पीड वी एफ को भी, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, टी टाइम के लिहाज से उसका जो डिस्टेंस एस हो वो भी और इसका एक्सेलेरेशन ए भी। हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, के वेक्टर क्वांटिटीज को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी वी ड्रा अ लाइन नोन एज रिप्रेजेंटेड लाइन। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लाइन को ड्रा करना पड़ता है, उस लाइन को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेड लाइन। द लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन इज अकॉर्डिंग टू सेम some selected scale. Give the magnitude of vector quantity and an arrow on one end of the line shows the direction of the vector. उस लाइन जो हमने ड्रा की है उस ड्रॉन लाइन की जो लेंथ होगी वो कुछ सिलेक्टेड स्केल के मुताबिक हम लेंगे जो कि मैग्नीट्यूड हमें गिवन होगा। अगर हमें 10 गिवन है या 12 गिवन है तो हम उसके लिहाज से उसकी लेंथ को मेजर करके उसको ड्रा करेंगे जो कि वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करेगी और उसकी हम एक एरो को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई हम उसके साथ एक एरो को डिनोट कर देंगे जो कि एरो जो है उसकी डायरेक्शन को मेजर कर रहा होगा कि ये किस साइड से किस साइड की तरफ जा रहा है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।